अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। आप सबको जश्न आज़ादी और आज़ादी की ये सुबह बहुत मुबारक हो जी। मुझे कहते हैं सुहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत सिंह। हरमीत को भी, आप सबको भी, देखने वालों को ये 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कि अपने अपने घरों में आप दुआ करेंगे पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और अपने बुज़ुर्गों के लिए भी जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये पाकिस्तान में हम इस वक्त आज़ादी में सांस ले रहे हैं। तो हरमीत, हेलो, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। मेरी तरफ से आप दोनों को और तमाम तर नाज़रीन को, पब्लिक देखने वालों को भी जश्न आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी कुर्बानी और बहुत सारी तकालीफ और बहुत सारी शहादतों के बाद ये वतन, ये रियासत, और हम खुश नसीब हैं कि एक आज़ाद रियासत में, एक आज़ाद वतन में हमें सांस लेने का मौका मिला और हम यहाँ पर एक आज़ाद रियासत में हम पैदा हुए। तो मेरी तरफ से भी ये 75वीं सालगिरह जो है इसकी ढेर सारी मुबारकबाद है। डायमंड जुबली है वही सर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी एक्साइटमेंट का अंदाजा शो से पहले सबको था। और हमने उस दिन भी कहा था जब हमारा वीक का लास्ट शो था कि भी 14 अगस्त को हम आपसे जरूर मिलेंगे। अनयूजुअल शो है, आज हमारा शो नहीं होता, लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आपको जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और आज़ादी सर मना रहे हैं, हर किसी के मनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हमारा तरीका ये कि हम संडे को आके काम कर रहे हैं और आप सबके सामने बैठे हैं, और आप किस तरीके से मना रहे हैं आज़ादी सर वो भी हम न्यूज़ में बार बार दिखा रहे हैं। बच्चे अलग एक्साइटेड हैं, बड़े अलग एक्साइटेड हैं, और हर कोई अपने तौर तरीकों से मना रहा है ये अच्छा, मैं तो अपने तौर पे मतलब कोशिश करता हूँ। वो मेरी वालदा की एक रस्म है जो उन्होंने बड़ी शुरू से, क्योंकि वो लोग वो थे, वो नस्ल वो थी जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है। मेरे वालिद हिजरत करके आए थे। मेरी वालदा जो है वो गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो छोटी सी जिस वक्त पाकिस्तान बना है उनको वो याद था और वो बातें जिक्र किया करती थी कि कितनी तकालीफ से जो महाजरीन हैं जिस वक्त पाकिस्तान आए हैं तो उनको किन किन सऊबतों का शिकार वो थे और किन किन मुसीबतों से वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, क्या ख्वाब थे, उन सब ख्वाबों का वो जिक्र करती थी। तो आज के दिन के हिसाब से वो करती थी कि ख़त्म दिलवा के ना खाना तकसीम करती थी गरीब गुरबा में। तो ये एक बहुत अच्छी तरीक़ेकार है। मतलब ये है कि आप दुआ करें, खाना गरीबों में तकसीम करें, एक अपने तौर पे एक। अच्छा रऊफ साहब, वैसे आपको याद होगा कि जब मुझे अपना गांव, अपने गांव का वो वक्त भी याद आ रहा है कि हमारे घर में भी अरदास हुआ करती थी। उसके बाद ही हुआ करता था कि हमारी जो क्लिनिक था हमारा, तो हमारे वालिद साहब एक दिन पहले पूरा मोहल्ला जो है उस पूरे मोहल्ले को सजा देते थे और ये पूरे गांव में मुकाबले हुआ करते थे कि जिसने अपना मोहल्ला और जिसने ज़्यादा उसको सजाया तो उसके को जो है वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से इनाम भी मिला करता था। और लकीली हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा इनाम मिला करते थे। तो ये एक उस वक्त की बहुत ज़्यादा मशहूर रीत थी, रिवाज था, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते थे और उन्होंने देखा था, वो सारा कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो पार्टीशन, वो फिर मिठाइयाँ बांटना, वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ हमारे वालिद साहब अक्सर जिक्र किया करते थे कि हम उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे और हमें पता चले कि भाई रियासत जो है, वतन जो है आज़ाद हुआ। तो आपकी बात दुरुस्त है कि एक नया तौर तरीका था। अब नई नस्ल है, नई जनरेशन है, नया तरीकाकार है। कोई बाजे बजा के जश्न आज़ादी मनाता है तो कोई बड़ा फ्लैग लेके बाइक पे ना वो अपनी एक राइडिंग जो हुलड़बाजी है वो चीज़ें हम देख रहे हैं। डिफरेंट तरीके हैं, शहरों में अलग, गांव में अलग, लेकिन कोई कौमी तराने जो हैं, स्कूल में डिफरेंट मुकाबले होते हैं, स्पीचेस होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, हम भी जब स्कूल में हुआ करते थे तो तकरीरें, जो लंबी लंबी तकरीरें हम लिख के और खुश होते थे कि कहीं ना कहीं इनाम हमें मिलेगा। और आगे चलते हैं, अगली खबर सर इसी से रिलेटेड है। बड़ी बहुत सारी चीज़ें अभी हमने आपके साथ शेयर करनी है। ट्रिब्यूट करने का मुख्तलिफ अंदाज हैं। हमने जैसे कहा, मैंने भी, हरमीत ने भी और सोहा भी बता रही थी कैसे कैसे अपने बचपन में, लड़कपन में हम लोग घरों की सजावट करते थे, झंडे उनको लेके सजाते थे, मोमबत्तियाँ और वो दिए वो लेके मतलब करते थे। तो उनकी जगह लाइट्स आ गई हैं जल्दी बुझने वाली, वो लग जाती हैं। तो जनाब एक नौजवान जो है, अगली खबर हमारे पास है, ये जश्न आज़ादी के लिए 75 मिनट तक इसने 75वीं सालगिरह के हवाले से ज़ेरे ज़मीन समंदर में
झंडा लहराया पाकिस्तान का खूबसूरत सा ये फ्लैग जो है ये यूनान के एक पाकिस्तानी ने याद है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आप कह रहे थे कि सर वहाँ के लोग भी उतने ही पेट्रियोटिक होते हैं, उतने ही इंथुजियास्टिक होकर वो जश्न आज़ादी मनाते हैं। तो इन्होंने कहा वैसे सुहा वो हमसे ज्यादा पेट्रियोटिक होते हैं क्योंकि वतन से बाहर होते हैं, हम तो यहाँ पे बैठे हैं, हमें कदर नहीं है। जो बाहर होते हैं वो ज्यादा उनको कदर होती है अपने वतन की, अपने मुल्क की, अपनी सरजमीन की। आप रहू साहब तो बैठे हैं, रहू साहब तो गए वहां से, जिससे पूछे, जिस बुजुर्ग से, जिस नौजवान से पूछे, वो यही कहता है कि पाकिस्तान की याद बहुत आती है। बिल्कुल आती है। और पता है ये वीडियो सोशल मीडिया पे हरमीत बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, क्योंकि जनाब ये 75वीं सालगिरह है, 75th यानी आप इसे डायमंड जुबली कह रहे हैं। तो 75 मिनट तक ही ये जनाब पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए तमाम तर प्रिकॉशंस के साथ जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ज़ेरे समंदर, जो इस वक्त समंदर की तह में रहने के लिए, उसका सब ने इंतज़ाम किया। उसके बाद वीडियो शूट का इंतज़ाम किया और पूरे 75 मिनट तक ये झंडा लहराते हुए, यूनान का सर ये समंदर है जहाँ पर ये झंडा लहरा रहे हैं। और इससे पहले ये नौजवान जो हैं ये 2-3 बरस पहले इन्होंने हवा में भी, फजा में झंडा लहराया था, छलांग लगाई थी पूरे प्रिकॉशंस के साथ। मतलब वो भी इनकी वायरल हुई थी वीडियो। लेकिन ये तो खास तौर पे समंदर की तह में और पूरे 75 मिनट, जैसे सुहा बार बार बता रही है आपको कि ये झंडा लहराते रहे समुद्र की तह में, डीप सी में जाके। तो बड़ा ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया और हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। बिल्कुल से अब इनको शामिल करने का मकसद ही ये है कि हर किसी की कोशिश होती है कोई ना कोई अलग और मुनफरिद काम किया जाए 14 अगस्त पे। और ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जश्न आज़ादी इन्होंने इस तरह से मनाई है, तो भी बनता है इनका दिखाना। आगे बढ़ते हैं। हमेशा हमें इंतज़ार होता है जश्न आज़ादी जैसे इस तरह के इवेंट्स पर कि हमारी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़, हमारे मुल्क के वो लोग जो दरअसल पाकिस्तान के बारे में बेहतरीन लिखते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इमेज को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर मुल्क में, दुनिया में, हर जगह बेहतरीन अंदाज में पोर्ट्रे करते हैं। अनवर मकसूद साहब का सर ये थिएटर का ड्रामा, हाँ, 14.5 अगस्त इससे पहले बनाया था सर, उन्होंने सबसे पहले बनाया था 14.5 अगस्त, फिर उसके बाद बनाया 14.25 अगस्त और अब बनाया 14.5। तो जब उनसे उन्होंने बनाया 14.25 अगस्त तो लोगों ने पूछा भी था कि 14.25 अगस्त जो है आप क्यों बना रहे हैं, आप 14 अगस्त क्यों नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा जब 14 अगस्त आएगी तो 14 अगस्त भी बना लेंगे। फिर उन्होंने 14.25 अगस्त लिखा और ये फिर 14.5 अगस्त। लेकिन अभी वो 14 अगस्त तक पहुंचे नहीं है। जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं, प्रमोशनल वीडियो है कि कायद आज़म और गांधी ये साथ साथ बैठे हुए हैं, इनके दरमियान में कुछ गैप है, वो दोनों को साथ होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साथ होने से, खड़े बैठने से थोड़े से इनकारी हैं। तो फिर वो अनवर मकसूद जो पीछे खड़े हैं उनको वो कहते हैं कि तुम दरमियान में आके बैठ जाओ, तो वो दरमियान में आके बैठ जाते हैं। और आगे क्या होता है ये तो आपको ड्रामा देख के ही पता चलेगा। लेकिन जस्ट अ टीजर सर, इट्स जस्ट अ टीजर। और टीजर आपको बताएं कि इंस्टाग्राम पर लॉन्च किया है, क्योंकि सोशल मीडिया देखिए इस वक्त इतना ज़्यादा हाई पीक पर जा रहा है कि लोग भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बड़ी ऑडियंस इस तरह की इंटेलेक्चुअल थिएटर ड्रामाज जो होते हैं उसको ज़्यादा देखना पसंद करती है। अनवर मकसूद साहब तो हमेशा ही सर कुछ इस तरह का लेकर आते हैं जो काबिल दीद होता है और जिसको देखने के लिए लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं। तो मैं खुद बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हूँ क्या होगा। मैंने 2 देखे हुए उनके 14.25। वैसे भी रूसा और मकसूद साहब ना कोई पैगाम जो है इसी के थ्रू वो अपने ड्रामे के थ्रू किसी न किसी तरीके से वो करते रहते हैं, डिलीवर करते रहते हैं, चाहे नौजवानों को या हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो जितनी भी पाकिस्तानी यहाँ बाहर रहते हैं, यहाँ इधर रहते हैं। तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ होती है जिसमें थोड़ी सी चुभन भी होती है, लेकिन सिखाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, चुभन के साथ ही अगर सिखाया जाए तो अनवर मकसूद का कम से कम बिलीफ ये है कि वो ज़्यादा असर रखता है। तो वो ज़्यादा असर, देखें असर पजीरी उसकी कितनी होती है, नौजवान बड़े लोग कितना सीखते हैं। जाहिर है बाकी लोगों की तरह मैं उनकी ट्वीट्स पढ़ते रहता हूँ मुख्तलिफ जो अनवर मकसूद करते रहते हैं जी। उनके हवाले से। जैसे हमें थोड़ी सी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान अपनी मनाजिल जो तय की थी हमारे बुज़ुर्गों ने, अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने जिस तरीके से उस ख्वाब की ताबीर को देख के मतलब वो पेश की, तो वो नहीं हो पाया। उसमें बहुत सी कोताहियाँ, बहुत सी कमियां रह गई। वही कोताहियों और कमियों की तरफ अनवर मकसूद इशारा करते हैं। हम अब भी वक्त समझ जाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह के ड्रामों में सर आप हर एज ब्रैकेट के जो लोग होते हैं वो उतना ही ज़्यादा सीखते हैं, बिकॉज उतनी ही डीप थॉट्स और इंटेंसिटी से वो अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो गो एंड ज़रूर देखिएगा, पहले टीज़र देखें और उसके बाद हम भी इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, अगली डेली डोज जो है हमारी ऑब्वियसली 14 अगस्त के हवाले से हमने कल भी आपको एक ज़बरदस्त सी वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से फॉरेनर भी पाकिस्तान की इस इंडिपेंडेंस डे को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर ये यूक्रेन की मशहूर गुलकारा हैं
साबिक मिस वर्ल्ड भी हैं, मिस वर्ल्ड कमालिया। इनको सुनना भी है बिल्कुल, सोशल मीडिया पे काफी गर्दिश कर रही है। इन्होंने क्या दिल दिल पाकिस्तान, जो हमारा फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है, मुझे लगता है हरमीत आपका भी फेवरेट होगा। मतलब किसी को ना कुछ सुना दो तो कुछ भी ज़हन में नहीं आता, दिल दिल पाकिस्तान ज़हन में आता है। पहले कल हमने परसों हमने जुमे के दिन आपको सुनवाया था ट्रम्पेट के ऊपर। रीना, वो जो यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर हैं, उन्होंने बजाया था ट्रम्पेट के ऊपर कौमी तराना पाकिस्तान का, बड़ा ही खूबसूरत था। मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वो देखी है, बहुत वायरल हुई है, लोगों ने बहुत उनकी तारीफ की है, बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया है। तो ये भारत यूक्रेन की मिस वर्ल्ड कमालिया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यूक्रेन की बेहतरीन गुलकारा हैं गालिया, जिन्होंने दिल दिल पाकिस्तान तो आए, हम सुनते हैं, चले सुनते हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वाह जी वाह। और हरमीत बड़े सुर में, और कमाल है भाई, कमाल है, मजा आ गया जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये जो एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, जश्न आज़ादी मनाएंगे और एक प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। 75वां जश्न आज़ादी है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने शहीदों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने वतन की खातिर कुर्बानियाँ दी, उन लोगों को जिन्होंने वतन की खातिर कारनामे सर अंजाम दिए, उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना है हमें। और उसके साथ साथ कुछ उन कोताहियों खामियों का भी जिक्र करना है जिनकी वजह से आज हम अपनी वो मंजिल नहीं पा पाए जिसकी तरफ हमारे ख्वाब थे। हमने देखना था कि हम उन मंजिलों की तरफ चलें जो कायद आज़म ने हमें दिखाई थी, और कोशिश की थी कि एक वतन ऐसा बनेगा जो मुसलमानों के लिए पनाहगाह होगा। तो वो उसमें क्या कमी रह गई, इकबाल का जो ख्वाब था उसमें क्या कमी रह गई। तो चलते हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब पेल डैट के सरबराह हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम साहब, आपको और आपके व्यूअर्स को भी हमें आज़ादी मुबारक हो। जी, आपको भी मुबारक हो। बिल्कुल सही है सर, दोनों तरफ ज़रा इशारा कीजिएगा। आप तो मतलब एक हिस्ट्री के भी तालिब इल्म हैं, आप जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके चैम्पियन हैं, तो मतलब इस हवाले से भी देखिए, अगर पहले तो ये देखें कि उन कुर्बानियों का जिक्र किया जाए थोड़ा सा, जो लोगों ने दी, वो कारनामों की बात की जाए जो लोगों ने सर अंजाम दिए पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने में, और थोड़ा सा फिर उसका जिक्र भी कि कमियां क्या रह गई, कोताहियां क्या रह गई हमसे, जिसकी तरफ हमें अब कम से कम बेहतर करना है उसको। जी बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। ये पाकिस्तान तो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कुर्बानी के नतीजे में ही वजूद में आया था। बहुत से लोगों की जानें और अमलाक और इज़्ज़तें, ये सब कुछ कुर्बान हुई तो फिर पाकिस्तान वजूद में आया था। और उसके बाद से पाकिस्तान मुसलसल एक जद्दोजहद में ही रहा है। बिल्कुल। असल में पाकिस्तान जो है वो तो एक असल में हमने एक बहुत बड़ा मुश्किल एजेंडा अपने लिए खुद चार्ट आउट किया था। अगर हम पाकिस्तान की कामयाबियां और नाकामियों का कभी एक स्टेटमेंट बनाना चाहें तो उसमें ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि हमने जो 1947 में एक आम सी स्टेट बनानी होती तो उसकी बात तो मुख्तलिफ होती, क्योंकि उसके बहुत से मॉडल दुनिया में अवेलेबल थे और हम उनको फॉलो करके आगे बढ़ते, वो निस्बतन आसान सफ़र होता। लेकिन हमने एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए कदम उठाया, उसका कोई मॉडल अवेलेबल नहीं था मॉडर्न दुनिया के अंदर। वो हमारे लिए एक बिल्कुल नई अनचार्टेड एक जर्नी थी, और हमने उसके लिए देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी देर हुई। हम उसका बैलेंस नहीं ढूंढ सके कि हमारी आइडियोलॉजी और नई जो ज़माने की रिक्वायरमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, उनके दरमियान एक बैलेंस कैसे लाएं। तो उसमें हमें देर हुई, और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में भी हमें बहुत मुश्किलात का सामना इसलिए भी रहा कि हमारे सामने कोई मॉडल नहीं था। और हम आज भी किसी हद तक इस थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार हैं। मेरे ख्याल में आइडियोलॉजिकल लैक ऑफ क्लैरिटी आज भी हमारे सामने मौजूद है, और गवर्नेंस लैक ऑफ क्लैरिटी, ये दो हमारे चैलेंजेस हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रऊफ साहब, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है
वो ये है कि हम आज भी अपने तमाम प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हम गिरफ्तार हैं पॉलिटिकली या दूसरे अंदाज में भी, उसके बावजूद हम हल अपना डेमोक्रेसी में ढूंढते हैं। मसलन इमरान खान साहब भी ये डिमांड करते हैं कि नए इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, और जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी ये बताती है कि उन्होंने भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों में ये इक्का दुक्का गिने मुल्क चुने मुल्कों में से एक है जहां डेमोक्रेसी ने अपनी एक रूट्स एस्टैब्लिश की हैं। बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं, लेकिन आज भी डेमोक्रेसी अगर ना हो इस मुल्क में तो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी तादाद उसके खिलाफ जद्दोजहद करती है और डेमोक्रेसी डिमांड करती है। तो ये मैं समझता हूँ कि खुलासा है हमारी जो कमज़ोरियाँ और हमारी स्ट्रेंथ्स का, आज जबकि हम 75 साल की सालगिरह मना रहे हैं पाकिस्तान की। जी हरमीत। बिलाल साहब, जिस तरह रऊफ साहब ने सवाल किया और आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप जवाब भी दिया और सारी चीज़ों को, उस पहलू को उजागर भी किया, लेकिन सर अब मुझे ये बताएं कि सर एक प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं जो 72-75 साल से चली आ रही है, जिन्ना साहब के गुजरने के बाद इल्ज़ामात जो हैं कभी सियासतदानों की इस्टेब्लिशमेंट पे रहे, इस्टेब्लिशमेंट की सियासतदानों पे रहे, और मुल्क जो है वो जो कमियां हैं, वो जो कोताहियाँ हैं, कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हैं जो हो भी रही हैं और जो हुई हैं माजी में हुई हैं, उससे हमने कुछ सीखा नहीं है। दोनों तरफ से ये मामलात हैं, और अब भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पहल नहीं की जा रही है अच्छे तरीके से मुल्क को चीज़ों को बनाने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए। जी बहुत शुक्रिया हरमीत सिंह साहब। बात यह है कि ये हम बाज़-औक़ात हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे बारे में बातें कही जा रही होती हैं और जो हम मुल्क के अंदर खलफिशार सा देखते हैं, तनकीद एक दूसरे पे देखते हैं, तो हम बहुत बाज़-औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हकीकत यह है कि जिस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत होगी और लोगों को आज़ादी होगी एसोसिएशन की, एक्सप्रेशन की, वहाँ पे ये बातें कोई अजीब नहीं है। अब जिन मुल्कों के अंदर इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है कई 100 सालों से, अब मैं आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे इस वक्त जो बहस चल रही है और वहाँ पे जो सिविल वॉर के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और वहाँ पे जो पॉपुलिज्म और प्रो ट्रम्प और एंटी ट्रम्प डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान जिस नौइयत का एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहा है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर इतनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ इतने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो हमारे यहाँ भी ये पॉपुलिस्ट लीडरशिप जब भी आती है तो उसके नतीजे में कुछ थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा होती है। हम इस वक्त उसी स्टेज से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें इसके बारे में फिक्रमंद तो होना चाहिए और इन चीज़ों को करेक्ट करने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि ज़ाहिर है पीटीआई के एक ऑफिस बेरर भी रहे हैं और अब भी उनकी एफिलिएशन तो पीटीआई के साथ है, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही कि ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स को एक साथ मेज़ पे बिठाया जाए और वो कीन है कि वो अपना कोई रोल अदा कर सकते हो इस बारे में करें। तो एक फिक्रमंदी मौजूद है टॉप लेवल पे भी और हमारे और आपके दरमियान भी, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने भी कल, मुझे यूँ लगता है कि रिलक्टेंट से सही, लेकिन एक छोटा सा कदम बढ़ाया कि वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार है इलेक्शन की डेट हो जाए तो। इससे पहले तो वो कहते थे सबसे बात हो सकती है लेकिन ये पीडीएम से बात नहीं हो सकती, लेकिन कल उन्होंने उनसे भी बात करने की बात की है। तो मेरे ख्याल है वक्त हमें थोड़ा सा मजीद सिखाएगा और हमें बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता नहीं है। जब तक आप अपोनेंट को रिकग्नाइज ना करें, तस्लीम ना करें और इस कोशिश से बाज ना आ जाएं कि हम एरिना से उसे बाहर निकाल दें, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा ही विल लर्न द हार्ड वे, पीटीआई में लर्न द हार्ड वे, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने लर्न किया था और अल्टीमेटली दे वेंट फॉर ए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी मुश्किल दौर से गुजर तो रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि हम रियलाइज़ भी कर रहे हैं
कि प्रॉब्लम्स क्या है और उनको हल कैसे किया जा सकता है। अच्छा बिलाल साहब, ये कहिएगा, हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आज़ादी राय की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने बात की सियासी तौर पर किस तरह से हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन नौजवानों की एक बड़ी तादाद अब सोशल मीडिया पर बड़े ब्लंट होकर इन सियासतदानों को इस तरह से लेती हैं कि यही मुल्क के दुश्मन है, ये मुल्क को संवारना नहीं चाहते, ये मुल्क को सही नहीं करना चाहते। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि नौजवान नस्ल किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरह से इन लोगों को भी इस काबिल बना सकती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सके, या इनको कुछ ख्याल आ सके कि पाकिस्तान के लिए हमें कुछ बेहतर करना है? आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ इशारा किया है। देखिए, जो नौजवान हैं इनके लिए अनफॉर्चुनेटली हमने 75 साल की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमने इनके लिए वो कुछ नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, ताकि कम से कम हमारी नई नस्ल जो है वो तो एक बेहतर प्रोडक्टिव जनरेशन बन के सामने आती। हमारी फॉर्चुनेट है हम कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने उनकी जो रिसोर्स डेवलपमेंट है, उनका टैलेंट डेवलपमेंट है, जो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव एसेट बन सकते थे, वो हमने अभी तक तो कुछ नहीं किया है। जहाँ तक आपके सवाल के स्पेसिफिक पार्ट का ताल्लुक है, नौजवान अब किताबें बहुत नहीं पढ़ पाते, वो कोई सीरियस रीडिंग नहीं करते, बल्कि अखबार भी बाज़-औक़ात नहीं पढ़ते, वो सिर्फ ट्वीट पढ़ते हैं, वो सिर्फ फेसबुक पे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए उनका नॉलेज भी उसी लेवल का है। तो मेरे ख्याल में हमें, और तीसरी बात यह है कि नौजवान गिला तो बहुत करते हैं, शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं आते। इनकी वोट डालने की शरह इंतहाई कम है, यानी कोई 25% के करीब इनका वोटर टर्नआउट होता है, जबकि हमारा ओवरऑल वोटर टर्नआउट 50% से ऊपर है, वो भी कम है, लेकिन नौजवानों का बहुत ही कम है। हिंदुस्तान में नौजवानों का वोटर टर्नआउट एवरेज वोटर टर्नआउट से भी 2-1 पॉइंट्स ऊपर होता है। तो हमारे नौजवानों को मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है हमें अपनी हिस्ट्री से और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के फैक्चुअल पोजीशन से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा मॉडेस्ट सा काम यही कर रही है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे कोई पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो नौजवानों को बताने की ज़रूरत है, और नौजवानों को थोड़ा सा खुद पढ़ने और पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टियों को भी ज़रूरत है नौजवानों को ज़्यादा टिकट दें, उनको इलेक्शन लड़ने की का मौका फराहम करें, उनको पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बेरर्स बनाएं, और नौजवानों को भी जरा कम से कम वोट डालने तो निकल के आना चाहिए। बहुत मेहरबानी अहमद बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। असल में यही है कि वक्त इस वक्त जो है वो तकाजा करता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठे। और जो बात हो रही थी कि आरिफ अलवी साहब ने भी इस बात का इशारा दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं सारी पार्टियों से बात करने को तैयार हूँ कि वो इकट्ठी बैठें, इस मुल्क का कोई हल सोचें। और अगर आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, तो लोग भी तंग आके अब ये कहेंगे कि सब इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको मुल्क से कोई गरज नहीं है। तो वतन को निकाल सकते हैं मुश्किलात से, जैसे अहमद बिलाल साहब ने भी फरमाया कि अब डायरेक्शन का तो हमें पता है, उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए क्या, और सर इकट्ठे जाने के लिए, इकट्ठे जाने बड़ा असर हम नहीं भूल सकते। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का वो पैगाम जो कायदे आज़म ने हमें उस वक्त दिया, जब उनको इस बात का अंदाज़ा यकीनन नहीं होगा कि पाकिस्तान इस इंतशार का शिकार हो जाएगा। साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ ना सिर्फ हुकूमत में, बल्कि 14 अगस्त की मुनासबत से ये पैगाम आपके लिए भी है कि अपने घर, इर्द गिर्द, सोशल सर्कल में, वर्क सर्कल में मिलजुल कर काम करेंगे तो आसानियाँ आपके लिए पैदा होंगी, एनवायरनमेंट के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद जश्न आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी जो बुज़ुर्गों की कुर्बानी है उनको याद कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और अब हमारे साथ इस ब्रेक में एक लंबी ब्रेक थोड़ी सी थी, लेकिन उसके बाद हमारे साथ आमना मुफ्ती और नासिर बेग साहब। नासिर बेग साहब राइटर हैं, शायर हैं। आमना मुफ्ती को कौन नहीं जानता, टेलीविज़न के लिए एक मारूफ नाम है, बहुत से ड्रामे इनके हमने देखे हैं और हमेशा अप्रिसिएशन मिली है। तो आमना, आप ही से शुरू करते हुए, जो एक है, एक शऊर होना चाहिए था तारीख़ी, वो शऊर हमें नज़र नहीं आता नौजवानों में भी, बड़े लोगों में भी, जिसकी एक कमी का एहसास, कम अज़ कम एहसास हमें मालूम नज़र आता है। तो उसमें दखल दिया जाए तो मैं अपने आप को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराऊँगा, यानी अगर उसको देखा जाए तो वो उस वजह से कि शायद हम वो पैगाम पहुँचा नहीं पाए नौजवानों को सही तरह से।
और कुछ उनकी तरफ भी है कि मतलब उन्होंने आगे बढ़ के वो किताबें नहीं पढ़ी, वो देखा नहीं, मीडिया भी मुर्द इल्ज़ाम उसको ठहराया जाना चाहिए कि वो जो तारीख़ी शऊर की चीज़ें होती थी, कभी मुझे याद है पाकिस्तान टेलीविज़न पे ताबीर नाम से एक ड्रामा चला था, उस तरह की चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो इस कोताहियों को दूर करने के लिए अब क्या सिलसिला हो, कहाँ से शुरू करें और नौजवानों को क्या पैगाम देंगी फिर? मैं रऊफ़ साहब आपकी बात से काफ़ी हद तक तो इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी इख्तलाफ की जसारत भी करूँगी। इतनी मुद्दत नहीं हुई है पाकिस्तान बने हुए कि इसका शऊर लोगों में से गायब हो जाए। हमारी तकरीबन, अगर मैं रफली बताऊँ तो तकरीबन 42% आबादी डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुई थी पाकिस्तान के क़याम से। अब वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव वे में हुई, नेगेटिव वे में हुई, ये वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल सबके ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। डायरेक्ट कहानियाँ फ़र्स्ट पर्सन से हैंड ओवर हुई हैं लोगों तक। और नौजवानों को अगर हम लें तो हम तो खैर अब जवानों की सफ़ में आ गए हैं, नौजवान नहीं रहे, लेकिन हम में भी मौजूद है। और जो हमसे अगली जनरेशन है, जैसे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनको बखूबी इल्म है कि क्या हुआ था, बस उनके पास सवाल थोड़े हमारी जनरेशन से डिफरेंट है। अगर हम सवाल करते थे कि पाकिस्तान क्यों बना है, तो इस वक्त वो दोनों मुल्कों के हालात सामने रख के बहुत हद तक उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान नागुज़ीर था। तो हमें फिर भी इसके ऊपर जो कुर्बानियाँ दी गई, जिनका आपने ज़िक्र किया, और जो हालात थे, उनको याद कराने के लिए उनके ऊपर काम करना चाहिए। उन पर टेलीफिल्म्स बननी चाहिए, चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स भी बनाते हैं, PTV पे भी इसके पे काम होता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए, फोरम्स होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी, जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो अनडन हैं, जो अनकवर्ड हैं इसी तकसीम के, जिनको खोलने की ज़रूरत है। मंसूबा 3 जून में क्या हुआ था, आखिर ये तकसीम इतनी खूनी क्यों हो गई, ऐसा तो प्लान नहीं था। तो उन सवालों के जवाब ये जनरेशन ना सही, अगली जनरेशन, हमसे पिछले नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे, तो अब जो बच्चे हैं, इनके बच्चे इनसे सवाल करेंगे कि आखिर इतना मैसकार क्यों हुआ था। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए। हवाले से ना हमें कहा जाता है, आपको हमें, कि हम वो आखिरी जनरेशन है, अगर हमने सेव कर लिया तो हमारे से आगे आने वाली जनरेशन फिर भी समझेगी कि कुछ करके गए हैं हमारे लिए। बिल्कुल, अदरवाइज हर चीज़ हमें नापैद होती दिखाई दे रही है। रऊफ़ साहब ने जो बात की, इस बात को मैं सेकंड करके आपसे वही सवाल करूंगी कि हमने सिर्फ इसको किताबों की हद तक नहीं कर दिया, मतलब मुआशरत उलूम हो, आपकी बाक स्टडीज़ हो, हमें उस पर पता होता है कि कौन कौन से मुआहदे कब 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 किस वक्त हुए थे, और सिर्फ रट्टा लगाने की हद तक के पेपर में आना है। अब हम ठीक है डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से हमारे लोगों का, नौजवानों का खासतौर पर इंटरेस्ट वो नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमने एग्जाम में नंबर्स लेने हैं तो हमें माशरत उलूम याद करनी पड़ेगी। उस तरह से लोगों का इंटरेस्ट है ही नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट है ही नहीं। देखिए, उसमें 2-3 बातें आ जाती हैं कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक बड़ी खूनी तकसीम थी। बच्चे इतना ग्लूम, इतना टेरर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो एंटरटेनमेंट चाहते हैं, हमारी फील्ड एंटरटेनमेंट की है, तो हमें इसको सलीक़े से, मैंने 2-3 साल पहले, 3 बरस हो गए, मरकज़ यकीन के नाम से एक टेलीफिल्म लिखी, तो एक प्राइवेट चैनल के लिए। जब मैंने उसको लिखा, मैंने बहुत पॉजिटिव वे में उसको लिखने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं उसमें से वायलेंस का एलिमेंट नहीं हटा सकी थी। कैसे मुमकिन है? तो ये चीज़ एक ऐसी है कि हमें इसको किसी तरह शुगर कोट करना है, और हम ही को करना है, हम ही को करना है, इसको शुगर कोट करके इसको आगे बयान करना है। तो ये रऊफ़ साहब के तवस्सुत से ये बात जो सुन रहे हैं, अदीब नासिर साहब भी मौजूद हैं और लोग भी हैं, और मैंने भी, मेरे तीनों नावल्स में ये बैकड्रॉप में तो तकसीम मौजूद है, मैं कैसे उससे आज़ाद हो सकती थी। और आगे भी मैंने काफ़ी जगहों पे इसका जिक्र किया, कॉलम्स पे लिखे, लेकिन बहरहाल मज़ीद काम होने की ज़रूरत करेंगे। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले नासिर बेग साहब की, कि इन्होंने बहुत सी शायरी और नस्र में से इक़्तिबास लेके उनको पढ़ा है और नौजवानों तक पहुंचाया है। उन्हीं में से एक नज़्म अहमद नदीम कासमी साहब की इन्होंने पढ़ी है, थोड़ी सी वो सुनते हैं पहले और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आइए चल के पहले वो नज़्म सुनते हैं। जी, नज़्म आपने सुनी, खूबसूरत अंदाज में पढ़ी नासिर बेग साहब ने। और आमना, अब ज़रा थोड़ा सा मतलब एक टेलीविज़न की तरफ आए। ड्रामा
तो हमारा जो है उसने एक तरह से देखा तो ज़बान को महफूज भी किया है, मतलब इस सेंस में कि चलिए कोई ना कोई तरीक़ेकार तो है नौजवानों में पॉपुलर हो के उर्दू ज़बान को महफूज करने का। नावल ने और ज़्यादा किया है, नावल हमारे अच्छा लिखा गया है, लिटरेचर में बहुत अच्छा काम हुआ है, तो मतलब उसको मेरे ख्याल में खुश आइन समझना चाहिए। असल बात यह है कि पढ़ने की तरफ आए लोग, मतलब पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। जी, यहाँ रऊफ़ साहब दो बातों का मैं ज़िक्र ज़रूरी समझूंगी। अभी एकेडमी ऑफ लेटर्स ने, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स ने रफ़ाकत हयात साहब ने इकट्ठा किया एक उर्दू नावल के 75 साल। मैं उसमें देख रही थी नावल्स का इंतखाब, तो हमारे यहाँ ये वाकई आपने बात बड़ी अच्छी बात है कि उर्दू में नावल लिखा जा रहा है। नावल लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ज़बान पे तजुर्बे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें मुकालमा भी है, लोकेल भी है, बहुत कुछ है। और इसी तरह ड्रामे के सिन्फ भी हमारे यहाँ, बेशक के देखिए उसके ऊपर एक हमारा बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स है कि ये डाइजेस्ट लिखने वाली क्यों लिख रही हैं या औरतें क्यों लिख रही हैं, तो वहाँ पे फिर वही बात आ जाती है जिस पे अभी नासिर साहब ने जिक्र किया। तो एक पोस्ट कलोनियल बैरियर है हमारे जहन में, जो जिसका गायत्री ने भी जिक्र किया था कि सब ऑल्टरन कैन नॉट स्पीक। तो अब जो मुझे बहुत खुशाइन बात लगती है वो ये लगती है कि उर्दू ज़बान का इर्तका भी जारी है साथ साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जो ज़बान मिली है, वो पड़ोसी मुल्क ने बेशक ज़बान की एक शक्ल अपनी बना ली, लेकिन ख़वातीन का इतनी बुलंद आवाज़ वहाँ नहीं है जो पाकिस्तान में अदब में और ख़ासकर ड्रामे की फील्ड में जो आई है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जो घरों की ज़बान थी, बेगमाती ज़बान एक अलग थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो घरों की ज़बान थी वो हमें मुकालमों की शक्ल में नज़र आ रही है। अजनबियत थोड़ी सी ज़रूर महसूस हो रही है कि जो हम फोर्ट विलियम कॉलेज के लिखे हुए चीज़ों के और ज़बान के आदी थे, तो ये थोड़ी सी नेचुरल ज़बान है, गली मोहल्लों में बोलने वाली, छोटे घरों में बोलने वाली, लेकिन यही तो हमारी असल है, यही तो हमारी हकीकत है, ये वो कल्चर है जो पाकिस्तान में परवान चढ़ा है। तो मैं तो बहुत, मुझे तो फ़ख्र है, जैसे ट्रक आर्ट पे फ़ख्र है, उस तरह मुझे जो पाकिस्तानी ड्रामा है मर्दों का लिखा हुआ भी, लेकिन पिछले 20 साल में जो ख़वातीन ने लिखा, मैं उसके ऊपर मुझे बहुत फ़ख्र है। आज 75 साल मुकम्मल होने पे पाकिस्तान की आज़ादी के, औरतों की उस आवाज़ की आज़ादी के ऊपर मुझे बहुत खुशी है, और मैं उन सब ख़वातीन को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आप सब लोगों को भी, क्योंकि हम सब इस सफ़र में साथ हैं। अच्छा, हरमीत को ले लें ज़रा, हरमीत बहुत देर से खामोश बैठे हैं। जी हरमीत। अच्छा, वैसे मैं तो सुन रहा था, बड़े बड़े मज़े की गुफ्तगू चल रही है, मैंने कहा इंटरप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बेग साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे सवाल करूँगा ज़ुबानों के हवाले से। ख़ासकर अगर हम देखें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का हम शिकार हैं। हम पूरे खिते में जाके देखें, बहुत सारे ममालिक को देखें, पड़ोसी ममालिक को देखें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अंग्रेज़ साम्राज्य का कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी इजारादारी थी, कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत थी, और उन्होंने उस एरिया, उस रियासत को अपना कब्ज़ा बनाया। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो रियासत के सरबराह हों या उनके नौजवान हों या जिस इदारे से लोग रिलेटेड हों, वहाँ पे ज़बान को ज़्यादा तरजीह दी गई है। क्या वजह है कि इस कम्प्लेक्स से हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब यहाँ पे सरकारी सतह पर जो ज़ुबानें हैं या हमारी अदालत में जो फैसला आता है वो भी अंग्रेज़ी ज़बान में होता है, जो बहुत सारे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को समझ ही नहीं आता ये लिखा क्या है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि हिंदुस्तान में एक पिछले 20-25 साल में जो एक फाइनेंशियल एक आप समझ लें इंडिपेंडेंस है, वो मुआशी तौर पर बाकी दुनिया की, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट थी, तो वो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, उनका जो एक एतमाद है अपने ऊपर, वो हमारी निस्बत ज़रा ज़्यादा है। तो उसने भी एक तो किरदार अदा किया है। और दूसरा मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे यहाँ कुछ और मसाइल रहे जिनकी वजह से हम शायद, हमारा जो फोकस था ना वो इन चीज़ों से हट गया। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को दोबारा इस चीज़ के ऊपर रीफोकस करें, और जो ज़ुबान है उसके ऊपर एक अपनी तवज्जो को मरकूज़ करके कोशिश करें कि उसको हम उस तरीके से उसको इवॉल्व कर सकें, उसका इर्तिका कर सकें। अच्छा, ना सिर्फ बोलने पे, ना सिर्फ आमिर साहिबा आप इस हवाले से कहिएगा, चलिए हम बोलने की बात कर रहे हैं, अब्दुल रऊफ साहब ने बात की नावल लिखने की,
हम लिखने की बात अगर करें तो बच्चे, ठीक है आप घर में उर्दू बोलते होंगे, स्कूल में इस्तातिज़ा बोलते हैं, वर्क सर्कल में आपकी स्टूडेंट्स बोल लेते हैं, या आपस में दोस्त अहबाब भी उर्दू ही बोलते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं। बोलने की हद तक फिर भी हमारी आम आवाम और नौजवान जो है वो इंटरेस्टेड हैं, लिखना उन्हें बिल्कुल नहीं आता। देखिए लिखने में ना मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, बैरियर्स, फिर जो अभी जिसके ऊपर बात हरमीत ने भी लेके गए कि ये पोस्ट कलोनियलिज़म इनफैक्ट क्या है, कलोनियलिज़म ख़त्म नहीं हुआ। उन कुर्सियों से वो लोग उठ के चले गए, उनकी जगह जो लोग आ गए उन्होंने उनको मिमिक किया। एग्जैक्टली, मतलब उसको मिमिक्री ही कहा जाता है। वो एक मज़े का खेज तरीका है जिससे आप अपने हम वतनों को ही अदर्स समझते हैं। ये लोग सिविलियंस, सिविल लाइन के बाहर रहने वाले लोग, आम लोग, साइलिन, अर्ज़ है कि आप यही देख लीजिए कि जो हमें अर्ज़ी लिखनी सिखाई गई थी जिस तरकीब से, वो एक इनह्यूमन अंदाज था जो उर्दू ज़बान में नहीं था, वो हमारे कलोनियल आकाओं ने हमें सिखाया था कि अर्ज़ी ऐसे लिखी जाएगी। अगर आपका ताबेदार, एग्जैक्टली मुअद्दबाना गुजारिश है, जनाब अली मुअद्दबाना गुजारिश है। हम सर सैयद अहमद खान पे इतना फ़ख्र करते हैं और बजाय वो फ़ख्र, लेकिन आसार सनादीद को उठा के उसका पेश लफ्ज़ देखिए, उसके बाद सर उठाने का दिल नहीं चाहता कि हम इस तरह से दब चुके थे और सरवाइव करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो वो चीज़ें आज भी उनका अच्छा आमना, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे सवाल अगर आप दोनों की इजाज़त हो, सोहा दोनों की, तो हम नौजवान, आजकल का जो नौजवान है वो काफ़ी मायूस है। अगर हम देखें, मुताले पाकिस्तान का जिक्र हुआ, सोहा ने कहा बहुत सारे कैरेक्टर जो थे उनमें जो किरदार या हमने उसमें शाया किया, निसाब में शामिल किए, उससे कहीं ना कहीं मायूसी हुई। जो रियलिटी अब सामने आती है तो नौजवान जो है आज सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट लिखता जा रहा है। ऐसे में अगर मैं चाहूँ, आपसे जानना चाहूँ तो कि हिंदुस्तान को अगर हम देखें तो अपने छोटे छोटे किरदारों को उन्होंने बड़ा, चाहे टेलीविजन के जरिए, फिल्म के जरिए, ड्रामा के जरिए उन्होंने दिखाया। अब हम अगर देखें, खासकर माइनॉरिटी की जब बात थी, अक़लियतों की बात थी, हम एक मजलूम सा तबका दिखाया गया कि हमने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, हमारे तबके ने। हालांकि मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, आप उनको भी हम भूल गए, उनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। जोगिंदर नाथ मंडल को आप देख लें, इस तरह बहुत सारे किरदार हैं जिनके एक एक नाम अगर उनका हम लें तो बहुत सारे उन्होंने इस वतन, इस रियासत की जड़ें मजबूत बनाने के लिए अपना एक किरदार अदा किया। किरदारों को भूल गए, उन किरदारों को मसख करने की कोशिश की, तो इसलिए नौजवान इसलिए मायूस नजर आ रहा है। आप नहीं समझती कि रियलिटी की तरफ थोड़ा आना चाहिए, बताना चाहिए नौजवानों को? देखिए, इसमें मैं समझती हूँ कि इंडिया के साथ कंपैरिजन आज से बाबरी मस्जिद से पहले तक तो किया जा सकता था कि हम लोग इस तरफ थे और वो लोग उस तरफ थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ वो भी वहीं पहुँच गए हैं जहाँ हम थे, बल्कि कुछ हमसे 4 जूते आगे ही चले गए। तो उन्होंने भी तारीख़ के साथ बहुत काट छाँट कर रहे हैं। ये दोनों ही तरफ, सरहद के दोनों ही तरफ एक बड़ी ज़्यादती हो रही है और नौजवान को दोनों ही तरफ बहुत गुस्सा है, दोनों ही तरफ बहुत गुस्सा है कि तारीख़ में आपके जो स्पेशली अक़लियतें हैं पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में सूरत हाल निस्बतन बेहतर हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी हो चुकी है, हो रही है, नौजवानों के बोलने की वजह से, उनके बात करने की वजह से एक वसीउल मशरबी और एक खुले दिल की तरफ लोगों की सोच अब जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो आने वाले वक्त में 10-20 साल में यकीनन अच्छे हालात होंगे। लेकिन पड़ोसी मुल्क में बैक गियर लगा हुआ है और जहां हम थे आज से 20-30 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले, वो लोग बड़ी तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे हैं और कोई हैंड ब्रेक खींचने वाला भी नहीं तो है। फिल्म देखें, उसमें इतनी मस्त शुदा हालत है, तारीख को बिल्कुल मस्त कर दिया। नई फिल्म उनकी जो है उससे ज़बान भी बिल्कुल टोटल छोड़ और नॉर्थ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ऑन पर्पस दबाया जा रहा है वहाँ पे। तो ये पूरे खत्ते की सूरत हाल है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अक़लियतें चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी जगह हो, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और अक़लियतों को जिस तरह से आबादी की तकसीम है कि उनकी अलग आबादियाँ बन गई पाकिस्तान में, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी की अलग आबादियाँ, वो गेटोज़ में क्यों रह रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? हम, ये शक्ल नहीं होनी चाहिए एक आबादी की, आबादियाँ मिक्स होनी चाहिए। और यही इंडिया में सूरत हाल है, यही बहुत सारी और जगहों पे सूरत हाल है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की गुफ्तगू रही सर, आपका बेहद शुक्रिया। आपको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस। और अब
हमने शुक्रिया दोनों का अदा कर दिया है। मुझे प्रोड्यूसर भी कह रही शुक्रिया अदा करते हैं, आज नहीं भूलना, 14 अगस्त वाले दिन नहीं भूलना। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू वंस अगेन। हम वापस आते हैं एक ब्रेक लेके। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जश्न आज़ादी एक बार फिर से आप सबको बहुत मुबारक हो। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक ब्रेक में गेस्ट चेंज हो रहे हैं और जो चेंज हो रहे हैं वो ज़बरदस्त चेंज हो रहे हैं। तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि तस्वीरें खींचनी चाहिए क्योंकि आईना आपको माजी नहीं दिखाता। ऐसी तस्वीरें आज इस सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं और वो शख्सियत भी मौजूद है जिन्हें हम कहते हैं मियां रफ़ीक अहमद साहब। ऐसी ऐसी ज़बरदस्त और एंटीक तस्वीरें हैं उनके पास, वो आपको दिखाने के लिए आज हमने इनको बुलाया है। इनके वालिद जो हैं उन्होंने कायद आज़म के फोटोग्राफर होने का, मेरे वालिद साहब के पहले मुसलमान फोटोग्राफर थे, पहले मुसलमान एनसीए के पढ़े हुए थे। उस वक्त एनसीए नहीं था, म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते थे। ठीक है, मेरा दादा 1936 में वहाँ से रिटायर हो गए। 1914 में गए थे वो एज ए टीचर 60 रुपए पे, और उसके बाद 1936 में एज ए टीचर रिटायर हो गए। तो मेरे वालिद साहब ने 1922 में वहाँ से पास किया। तो वो ब्रिटिश फोटोग्राफर थे, वो आए फोटोग्राफी पढ़ाने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी क्या है, कैसे तस्वीरें उतारी जाती हैं। तो उन्होंने पिन होल कैमरा बताया। पिन होल कैमरा जस्ट एक बॉक्स है, ठीक है, डब्बा, लकड़ी का डब्बा है, आगे कागज लगाया हुआ और बैक साइड पे खोल के पीछे डार्क रूम में जाके फोटोग्राफी की पेपर लगाया और उसको बंद करके दो में रखा और उसके दो में 7 मिनट तक रखा। फिर डार्क रूम में जाकर डेवलप किया और वो पेपर पे ही नेगेटिव बन गया। तो वालिद से देखा था, लेकिन जो प्रैक्टिकली खुद किया और मैंने भी वो एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे पास भी है। मैंने, चूँकि हमारा ऑफिस था 1928 से वालिद साहब ने स्टूडियो स्टार्ट किया और नाम रखने का बाद जब आया मसला, तो चूंकि वो हिंदुओं की इजारादारी थी, मुसलमानों को बिल्कुल बिजनेस नहीं मिलता था, बल्कि बहुत तंग करता है हिंदू। आजकल तो हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना और लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, ये एजाज आपके वालिद साहब के पास, आपके दादा के पास, अब ये आपके पास है। ये जो पिंडोरा बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ है ना, इसमें जबरदस्त से नेगेटिव्स हैं जो कि ब्रेक में हमने देखे हैं और कायद आज़म की तस्वीरें, कायद आज़म की तस्वीरें जो कि इनके वालिद साहब ने क्लिक की। अवलीन तस्वीरों में से तस्वीरें आपके पास। 1940 में जब करारदाद पास हुई है, तो वो ग्रुप फोटो मेरे वालिद साहब ने उतारा। ये अगर कैमरा क्लोज करेगा तो ये नेगेटिव नजर आ सकेगा। सर मुझे दिखाएं, मैं दिखाऊंगी। जी बेटे देखें आप। बिल्कुल, ये इस तरह क्लोज करेंगे तो आपको ये नेगेटिव नजर आएगा। सर ऐसे करें इसको। मेरे ख्याल से अगर हम दिखा पा रहे हैं तो ये इस कैमरे में हम दिखाएंगे। थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो नजर आएगा। ये इंशाल्लाह किसी दिन हम आपको बुला के ऐसा नजर आया वो देखिए सामने नजर आया, ये सामने नेगेटिव। ये ग्रुप फोटो है जो 1940 में करारदाद पाकिस्तान जब हुई है तो उस वक्त की खींची। इसी मौके पे छोटी तस्वीर आके उस कायदे आज़म की दिखाएगा। इसी मौके पे कायदे आज़म फरमाया कि मिस्टर एज़लिंग मेरे पासपोर्ट की सिर उतारे हैं आप। ठीक है, वो वालिद साहब एक साइड पे ले गए। अब फोटोग्राफर को ये होती है कि अदरवाइज कोई किसी को टच नहीं कर सकते। ठीक है, वालिद साहब ने उनका सलाह सेट किया। वालिद साहब ने और कायद आज़म ने कहा कि मिस्टर एज़लिंग मुझे भी फोटोग्राफी का शौक है, मेरे पास कोडक ब्राउनी कैमरा जो 1900 में कोडक ने बनाया था, वो मेरे वालिद साहब कहने लगे कि मेरे पास भी वो कैमरा है। ठीक है, और मुझे भी शौक है फोटोग्राफी का। तो फिर जब उठने लगे तो कहते हैं मिस्टर एज़लिंग इसका मुझे बिल ज़रूर भिजवाना। तो लेकिन वालिद साहब ने कहा जी कि सर आप जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए एक छोटा सा हदिया होगा कि मैं आपको, ये मेरी तरफ से खुशी होगी कि आपको मैं ये थोड़ा सा हदिया पेश करूं। तो वालिद साहब वो कायदे आज़म मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा ओके जी। एक वाकये से कितना कुछ पता लगता है सर कि उन्होंने हक रखा उसका। और ये कभी किसी को शौक हो मतलब और तस्वीरें देखने का तो रफीक साहब से रब्ता जरूर करें। बिल्कुल, आपको ऐसी ऐसी नायाब हमने नेगेटिव देखे हैं, कायद आज़म के नायाब तस्वीर देखी हैं। बल्कि मेरी एक और आपकी कितनी तस्वीरें इस वक्त म्यूजियम में पड़ी हुई हैं? हमारा जो पाकिस्तान गैलरी है लाहौर म्यूजियम में, पाकिस्तान मूवमेंट की सारी तस्वीर वहाँ पे लगी हुई हैं। मेरी बल्कि वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि जितने स्कूल हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वहाँ पे कायदों के यहाँ पे जो बुक्स हैं बच्चों के पढ़ाते हैं, सिर्फ एक कायदे आज़म की तस्वीर लगी है और नीचे पैराग्राफ कायदे आज़म ख़त्म। बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना, बल्कि जो सियासतदान हैं उनको नहीं पता, कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरे वालिद साहब को यही आइडिया था कि ये जितनी तस्वीरें चाहे 25-30 भी लग जाएं,
चाहे दीवार पे लग जाएं, कोई उनका नाम रख दिया क्योंकि हर तस्वीर एक कहानी बताती है, हर तस्वीर अपने मुंह से बोलती है, बिल्कुल। कि अब पाकिस्तान मूवमेंट की जो तस्वीरें हैं, लोग ट्रेनों पे आ रहे हैं, रेड़ों पे आ रहे हैं, कितनी मुश्किल से पहुंचे, और वो जो बच्चा 10 साल तक बच्चा डेली देखेगा ना, तो उसके ज़हन में याद रहेगा, लिखने भी आसानी होगी। कुछ और गेस्ट मेहमानों की तरफ भी चले। हाँ जी सोहा, हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। इनकी तारुफ में एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि चूंकि हमने बार बार बात की अकलियती बिरादरी की, तो हमने ये प्लेटफॉर्म हमेशा उन लोगों को दिया है। बड़े बड़े सिंगर्स भी आ सकते हैं, बड़े बड़े गेस्ट रहते हैं, लेकिन टोबा टेक सिंह से ये लोग तशरीफ लाए हैं और गाते बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये हमारे साथ बशाश मौजूद हैं, छोटे से सिंगर हैं, प्यारे से हैं, और मुनीर मंजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं, जश्न आज़ादी आप दोनों को बहुत मुबारक हो, डायरेक्टली फ्रॉम टोबा टेक सिंह। तो कुछ सुन लेते हैं। कोई आप बताइए, मतलब इंस्पिरेशन आज के दिन के हवाले से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे, मतलब पैगाम क्या देंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि हमारा जो पाकिस्तान के नौजवान हैं ख़ास तौर पे, वो आपस में इत्तेहाद, मोहब्बत और प्यार को फ़रोग़ दें, ताकि जो पाकिस्तान के पहले डिफरेंट किस्म के मसाइल में जकड़ा हुआ है, तो लोग जो हैं जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और इत्तेफाक से रहेंगे, तो काफ़ी सारी जो आसानियां हैं उनके लिए पैदा हो सकती हैं। जी ज़रूर ज़रूर। क्या सुनाएंगे? जी हाल ही में मैंने 14 अगस्त के लिए मैंने मिली नगमा एक लिखा था, वो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है, वही हम सुनाते हैं। जरूर जरूर, चले जी सुनते हैं कुछ। पाक ज़मीं, क्या बात है, जबरदस्त है, गुड वन। एक हरमीत हमारे साथी है, वो मौजूद है, उसका सवाल एक ले लें। जी हरमीत। जी रूम साहब, बहुत अच्छा ये इन्होंने गाया, और ख़ासकर इस बच्चे को भी जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, लेकिन ख़ास मौका है, 14 अगस्त का दिन है, जश्न आज़ादी है, तो नौजवान अगर हम बात करें तो आजकल जिस तरह सोहा ने कहा कि जैसे कबल भी हम हमेशा बात करते कि भी बाजे वगैरह लेके हम जाके लोगों को तंग करते हैं, तो क्या करना चाहिए, उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जश्न आज़ादी है, तो आप किसी और तरीके से भी जश्न आज़ादी मना सकते हैं। आपका पैगाम ही हरमीत सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप दे रहे हैं ना, वही कि अच्छे तरीके से अपनाएं, सारे माहौल को, इसको अपने अंदर जज्ब करें और जानने की कोशिश करें कि असल में, जैसे रफ़ीक साहब अभी फरमा रहे थे कि वो क्या कुर्बानियाँ थी जिसके नतीजे में मुल्क बना। मेरे ख्याल में ये पैगाम होना चाहिए रफ़ीक साहब की बात मतलब को आगे बढ़ाते हुए, कि वो कहते हैं कि जो तस्वीरें हैं इनके पास, इनको भी देखें, म्यूज़ियम में जाएँ, वहाँ पर देखें कि पाकिस्तान कि जो जिस तरह से लोग आए थे हिजरत करके, बसों पे, ट्रकों पे, रेड़ों पे, जो जिसको वसाइल मिले वो मुयसर हुए, उस तरीके से वो आए, बहुत मुश्किल हालात में पाकिस्तान जो है उन्होंने हासिल किया। सर इस दिन को कुछ भी ना करें, इस दिन को कुछ भी ना करें, सिर्फ जश्न आज़ादी इस तरीके से मनाने की कोशिश करें। सर मैं कहती हूँ इस दिन को कुछ भी ना करें, आम आवाम जो पब्लिक हमें इस वक्त देख रही है स्क्रीन पर, इस दिन कुछ भी ना करें, थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल कर देख लें कि पाकिस्तान हमें मिला कैसे। बस ठीक है, सही है। हमें चलना है, एक ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद जब आएंगे दोबारा हम अपने सेगमेंट का आगाज करेंगे नए गेस्ट के साथ, और नए गेस्ट के साथ हम होंगे। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए, वापसी पे मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। निवार जी, ब्रेक के बाद सायरा पीटर हमारे साथ मौजूद हैं। जितने देखने वाले हैं मेरे ख्याल में सभी इनके नाम से वाकिफ़ हैं, इनको दुनिया भर में एक मॉडर्न ओपेरा सिंगर के तौर पे तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ में सूफ़ी टच जो इन्होंने दिया उसने मुनफरिद इनको बना दिया। दुनिया जहान में इन्होंने बहुत से अवार्ड समेटे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और लंदन में ये काफ़ी अरसे से मुकीम है, आती जाती रहती हैं, पाकिस्तान के चक्कर इनके लगते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी आई हैं इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिल मोह लिए हैं। अभी आजकल OSTs बहुत ज़्यादा इनके पॉपुलर हुए हुए हैं। हम TV के एक ड्रामे में हाल ही में इनका OST है, उस बारे में भी इनसे बात करेंगे। इनके साथ स्टीवन स्मिथ इनके मियाँ हैं, और वो साथ म्यूज़िक दे रहे होते हैं। सायरा, आपसे पहले गुफ्तगू मतलब शुरू की जाए, केमिस्ट्री में आपने पहले तालीम हासिल की कराची से, कराची की आपकी पैदाइश है, और फिर आप चले गए म्यूज़िक की तरफ। ये म्यूज़िक साथ साथ चल रहा था, आपने दोनों तरफ मतलब, फिर इंग्लैंड से भी आपकी तालीम मतलब आला दर्जे की है। मेरे ख्याल में इस्लामिक स्टडीज़ में आपकी इस्लाम एंड द वेस्ट, क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी, तालीम आपकी जो है आला दर्जे की है। तो दोनों हवाले से बताइए, बचपन से आप सिंगिंग कर रही हैं, और बचपन से सिंगिंग जो है
उसमें आपने पहले चर्चेस में मतलब जो कॉयर है वो उसको आपने ज्वाइन किया, वहाँ से आपकी आवाज़ में निखार पैदा हुआ और फिर बेशुमार लोगों से आपने सीखा। एक बहुत बड़ा कारनामा आपका जो है वो ये है कि गॉर्डन ब्राउन जब प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, आपने 12,000 पाउंड इकट्ठे किए चैरिटी के लिए और वो परवेज़ मुशर्रफ को दिया, आपको वहाँ भी एप्रिसिएशन मिली। बहुत से सरबराहान के साथ आपकी एक लंबी तवील फहरिस्त है जो मैं इस किताब में देख रहा था आपके, उसके बाद से बहुत सारे सवाल हो गए। लेकिन इन शॉर्ट फॉर एवरीथिंग लाइक 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी के जश्न में इनको बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के वो इमेज को पोर्ट्रे करते हैं जो करने का हक पाकिस्तान रखता है। तो सायरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। अब सेकेंडली ये बताएं कि कैसा फील करती हैं पाकिस्तान को हर जगह प्रेजेंट करना, बीइंग अ पाकिस्तानी? सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग पब्लिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि जिन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया, और अब्दुल रऊफ साहब हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा, खुद एक बहुत बड़ा नाम है, तो एक एजाज़ की बात है इनके साथ बैठना और आपके साथ बैठना। मुझे बहुत खुशी है आज आने की, और जश्न आज़ादी सबको मुबारक हो, हमारे पूरे पाकिस्तान को। जिस तरह अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि जो है साइंस फिर आर्ट्स और फिर म्यूजिक मिक्सचर था, ये कैसा मिक्सचर था? और म्यूजिक में भी बहुत सारी जिहतें हैं, कहाँ ओपेरा, कहाँ क्लासिकल, कहाँ सूफी, जी बहुत सारी जिहतें हैं। ये जो वर्सेटिलिटी है, हाउ इट्स केम फ्रॉम? सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तारीख़ की बात करें, तो तारीख़ में अगर हम यूनान की हिस्ट्री देखें तो उसमें म्यूज़िक, अर्थमेटिक, लॉजिक, ग्रामर, मैथ्स सब एक ही था, साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि म्यूज़िक में साइंस भी है, म्यूज़िक में साइंस भी इन्वॉल्व है, म्यूज़िक में इमोशंस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर हम हर नोट्स को देखें, हर सुर को देखें, हर सुर की एक ख़ास फ्रिक्वेंसी है, हर सुर की एक ख़ास क्वांटिटी है, मिकदार है जिसमें हम गाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप साइंस पढ़ें या आर्ट्स पढ़ें या म्यूज़िक पढ़ें, सब एक ही जो है वो सर्कल का लड़ी में पिरोए हुए हैं। और मेरे लिए एक एजाज़ की बात यह है कि मैं पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात पाकिस्तान है। आपने बहुत सारी बातें बताई हैं सायरा की, बहुत सारी, लेकिन एक बात जो हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, जब आपको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिलती है तो एट दैट टाइम एक नेशनल एंथम जो उनका है वो बजता है, आपको पता है वो भी सायरा की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है। आई वांट टू नो अबाउट द स्टोरी एंड पीपल वांट टू नो एज वेल। जी, मुझे बहुत साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि मैं ब्रिटिश नेशनल एंथम गाऊं, जो कि हेस्टिंग टाउन हॉल में जब भी बरतानवी शहरियत दी जाती है या उनकी हर सेरेमनी में जो है मेरा गाया हुआ ब्रिटिश नेशनल एंथम बजता है। और इस पर मुझे क्वीन ने भी जो था वाया लेटर कमेंट किया, तो मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत फख्र की बात है। आज क्या अभी क्योंकि लोग जो नहीं जानते आपको, वो आपकी आवाज़ के हवाले से पहचानते हैं, तो अभी क्या सुनाएंगी आप? मतलब पहले पाकिस्तान मैं थोड़ा सा टच हो जाए पहले, उसके बाद मैं जी उस्ताद अमानत अली खान साहब की का बहुत बड़ा एक मशहूर कौमी मिली नगमा है, आए वतन प्यारे। जरूर आज के दिन की मुनासबत से सुनते हैं। तराना गाया है ये, बिल्कुल ठीक है। मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग हैं सारे तालियां बजाएं। हमारे साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है, बड़ा बेताब है बात करने के लिए, बहुत ज्यादा। जी हरमीत। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आज के दिन के मौके पर मुनासिबत से बड़ा ज़बरदस्त सायरा के साथ मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी, तो जब इन्होंने गाया, कमाल का गाया। सायरा सूफ़ी कलाम आप बहुत गाती हैं, ज़्यादातर कलाम जो है वो ज़्यादातर आप रहना भी आपका इंग्लैंड में ही है या बाहर आप रहती हैं, तो बाहर जब आप गाती हैं तो उसके बनस्बत ज़्यादा डिमांड आपके कौन से कलाम की ज़्यादा की जाती है? थोड़ा बहुत आज हम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी सुनना चाहते हैं, और आपसे आप अगर गाएंगी तो और भी मज़ा आएगा, सुनाएंगी हमें तो और भी मज़ा आएगा। जी ज़रूर। बाहर में ज़्यादातर ओपेरा जो यूरोप में पसंद किया जाता है, और अगर हम ओपेरा की तारीख देखें, ओपेरा एक्चुअली बेसिकली मॉरल स्टोरीज़ को गा के बयान किया जाता है। तो इसलिए ये ख्याल जो है ये अच्छा है कि सूफ़ी ओपेरा का जॉनरा जो है एक नया जॉनरा जो रिलेट करते हैं, जी म्यूज़िक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं थोड़ा सा ओपेरा आपको अच्छा, ओपेरा सुनने से पहले सर मुझे खुशी इस बात की है कि जब सायरा गा रही थी तो स्टीवन इतना अच्छा बजा रहे थे। स्टीवन, इट्स रियली गुड, साउंड्स रियली गुड। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ सायरा।
very But proud. how yeah. it feels like being a son-in-law of Pakistan? The son-in-law of Pakistan. It's really an honor. You know, I've been fascinated with Pakistani culture for many years, and I love Pakistan. And actually, not one culture, but there's many cultures within Pakistan. Yes. And I feel like the world needs to know about the richness and the variety and the beauty of Pakistan. So I'm, you know, Oh, so it's what do you wonderful want to to be say about? married to a Pakistani and such a Pakistani. Okay, as what do you I want am. to say about Independence Day of Pakistan? Being in Pakistan. Well, happy Independence Day, Okay. everybody, and I always my wishes and prayers for success and prosperity for this nation. Thank you, Genuinely, I always hope for good. Thank you so much. Thank you so thank much. you. मैं आपको थोड़ा सा ऑपरा सुनाना चाहती जरूर हूँ। जरूर जो कि आपका genre है। जी, विजिटार थे, और ये म्यूज़िक के बारे में है कि एक खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक को दे दी। उसमें म्यूज़िक को उसने एज अ सर्विस समझा, जो मेरे लिए भी है। म्यूज़िक एक खिदमत है जो मैं अपने पाकिस्तान की कर रही हूँ। क्या बात, तो खूबसूरत ये बात। मेरे पाकिस्तान के नाम, ये इटालियन लैंग्वेज में। जी जी क्या बात है, राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात है, हरमीत का कमेंट जरूर लेना है। हरमीत हरमीत झूम रहे थे। झूम रहे थे हरमीत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, कमाल का गाया। मैं तो अकेले यहाँ पे बैठ के भी भाई दिल कर रहा है कि भैया धमाल हो जाए। अच्छा सायरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है, स्टीवन पाजी अब आपके साथ बैठे हैं, आपके मियाँ जी, अगर मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए माजूद चाहता हूँ, लेकिन ये धुनों पे आना इनका, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो है, ये जुबान जो है, अगर इनको नहीं भी आती, लेकिन म्यूजिक बड़ा कमाल का दे रहे हैं। ये आपने समझा है कि ऐसी धुन वो बात जिसका मैंने पहले कहा कि म्यूजिक की कोई सरहद नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती। म्यूजिक एक ज़बान है, और वो ऐसी ज़बान है जो हर कोई समझ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये खुद एक म्यूजिशियन है, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो दिलों की ज़बान हर कोई समझ जाता है। रूह की ज़बान। क्या बात है, क्या। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे में चूँकि आप पाकिस्तान है, आपने शेयर किया कि हमेशा ऐसा होता है कि ज़्यादातर अगस्त के महीने में आप वहाँ होती है, बिकॉज वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप वहाँ पर गाती भी हैं, तराने भी, और सेलिब्रेशन बहुत होता है। लेकिन इस दफ़ा आपने प्लान किया है टू सेलिब्रेट दिस इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आपको इंडिपेंडेंस डे पे? क्योंकि यहाँ पर रहना और यहाँ पर 14 अगस्त मनाना, उसका एक अलग ही तासुर होता है। बिल्कुल, अपने मुल्क की क्या बात है, पाकिस्तान की। और वैसे तो मैं जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के हर सारे इवेंट्स जो हैं 14 अगस्त 23 मार्च के, हमेशा मैं उसमें गाती हूँ, एज अ परफॉर्म करती हूँ। मैं और स्टीवन, हमारा पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है वहाँ पे, परफॉर्म करता है। और इस दफ़ा हम पाकिस्तान में हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छे खाने खा रहे हैं। पूरियाँ तो हलवे तो स्टीवन को पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। You enjoy the Pakistani food. Pakistani cuisine. What do you love the most? Biryani. Probably, I love Halim. I love biryani, of course. And, Shami kebabs, the whole lot. Everything. अच्छा जी, आखिर में चलते चलते एक मिली नगमा अगर कोई याद हो, दिल दिल पाकिस्तान याद हो तो और भी अच्छी बात है। ओके दिल दिल पाकिस्तान। इससे अच्छा क्या होता है, सारे गाने शुरू कर देते हैं। हम इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन, और उस वक्त तक खुदा हाफिज़। यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सेलिब्रेट करें 14 अगस्त बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ख्याल रखें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, बाजे बजा कर या सिलेंसर निकाल कर इस तरह से सेलिब्रेट ना करें, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, और पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का सोचें। जी, क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद।